नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में जैसे कि सभी को पता है, हम समास का रिवीजन कर रहे हैं, समास पढ़ रहे हैं। तो अभी हम समास के भेदों के बारे में पढ़ रहे हैं और अभी तक हम समास के 4 भेद पढ़ चुके हैं और टोटल 6 भेद मैंने आपको समास के बताए हैं। सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा था? अव्ययी भाव समास। उसके बाद हमने पढ़ा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के भी हम 6 भेदों को हमने पढ़ा। उसके बाद हमने कर्मधारय समास और फिर द्विगु समास। उसके बाद 2 समास हमारे जो शेष हैं उन्हें हम आज पढ़ेंगे, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो आप सभी बिल्कुल अपनी व्याकरण की कॉपी पेन पेंसिल लेकर रेडी हो जाइए और बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनने का, समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि रिवीजन चल रहा है। तो आप सबने ये सारी चीजें पहले भी लिखी हुई हैं। अगर आप उसको ही अपने सामने खोलकर अगर पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छे से याद हो जाएगा। लेकिन अगर आप दोबारा से लिखते हैं, फिर से लिख लिख के याद करते हैं, तो ये आपके लिए और भी इजी याद करने के लिए हो जाएगा। तो हम शुरू करेंगे आज का सेशन, चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जब समास पढ़ेंगे तो उसके बारे में कुछ मुख्य बातें हमें याद करनी होंगी। तो जब सबसे पहले अव्ययी भाव समास पढ़ा, उसमें हमने जाना कि इसका जो पूर्व पद होता है वो अव्यय होता है और पूर्व पद प्रधान होता है। और उसी के आधार पर हमने इस समास के बारे में पढ़ा। जैसे कि हमने कहा पूर्व पद अव्यय होता है। अव्यय यानी कि अविकारी शब्द, यानी कि जिसमें लिंग वचन काल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और पद प्रधान, पूर्व पद प्रधान यानी कि जो पहला पद है वो प्रधान होता है। और यहाँ पर जो भी एग्जाम्पल आप देख रहे हैं सभी इसी तरह के एग्जाम्पल हैं। फिर हमने तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ा और उसमें मैंने आपको बताया कि उत्तर पद यानी कि जो बाद का पद होता है वो प्रधान होता है। और मेन बात यह थी कि परसर्गों का लोप हो जाता है, विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। तीनों शब्द एक ही हैं और कारक चिन्ह क्या है जो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में आपको लिखवाए हैं। देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। शरण में आगत, शरणागत। लाखों का पति, लखपति। और इस तरह के भी, इसी तरह के और भी एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को तत्पुरुष समास के बताए थे। और तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल्स में जैसे मैंने कहा कि अलग अलग तरह के कारक चिन्ह हैं, तो अलग अलग तरह के कारक चिन्हों के कारण इसको भी 6 भेदों में हमने बांटा। जैसे कर्म तत्पुरुष में जो कारक चिन्ह है वो को है, फिर उसी के आधार पर एग्जाम्पल हमने लिए थे। करण तत्पुरुष के आधार में से के द्वारा, संप्रदान में के लिए, अपादान में से, संबंध में का के की, अधिकरण में मैं और पर। और इसके ही आधार पर हमने एग्जाम्पल पढ़े थे। और फिर पढ़ा था हमने कर्मधारय समास और मैंने इसमें आपको बताया था कि उत्तर पद प्रधान, बिल्कुल उत्तर पद प्रधान और विशेष्य विशेषण उपमेय उपमान का संबंध होता है दोनों पदों के बीच में। दोनों पदों के बीच में विशेष्य विशेषण या उपमान और उपमेय का संबंध होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको इसके बताए थे, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हुए हैं। चरण कमल, कमल के समान चरण। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। नील कमल, नीला है जो कमल। तो इस तरह यानी कि उत्तर पद यानी बाद का पद, जैसे कमल, मुख और कमल, तो ये सारे इसके प्रधान पद हैं। और इसमें जब आप दोनों पदों के बीच संबंध देखेंगे तो देखेंगे एक दूसरे की विशेषता यहाँ पर बताई गई है। चरण के समान कमल के समान चरण, जो चरणों की विशेषता बताई गई है, यानी कि उपमा दी गई है कमल की, किसको? चरणों को। चंद्र के समान मुख, मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। नील कमल,
कमल को नीला होने की उपमा दी है, या नीला कमल की विशेषता बताई गई है कि वो नीला है। ठीक है, तो इसी तरह से हमने कर्मधारय समास के बारे में पढ़ा था, और फिर हमने शुरू किया था द्विगु समास। और द्विगु समास में मैंने कहा था कि ये बहुत इजी है पढ़ने के लिए, क्योंकि इसमें पूर्व पद हमेशा संख्यावाचक होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें आपने हर समास पे याद करनी है। यहाँ पर पूर्व पद संख्यावाचक होगा और ये समूह या समाहार का बोध कराएगा। समूह का बोध जहां पर होगा, आप देखेंगे पहला पद संख्यावाचक है और आगे का जो शब्द है वो आपको समूह का बोध करा रहा है। नवरात्र यानी कि नवरात्रियों का समूह, सप्ताह 7 दिनों का समूह, और भी मैंने बहुत सारे आपको एग्जाम्पल इसके बताए थे, जैसे सप्त ऋषि 7 ऋषियों का समूह। इसी को हम आगे बढ़ाएंगे, इसमें कुछ और एग्जाम्पल लिखते हैं। सप्त ऋषि, सप्तऋषि यानी कि 7 ऋषियों का समूह, 7 ऋषियों का समूह। तिरंगा, तीन रंगों का समूह। तो इस तरह पंचवटी, पंचवटी 5 वटों का समूह। तो हमने क्या बताया कि पूर्व पद संख्यावाचक, यानी कि पूर्व पद आपको संख्याओं के बारे में बताएगा, और बाकी जो है वो समूह या समाहार का बोध आपको कराएगा। तो सप्त यानी कि 7, तो 7 ऋषियों का समूह। ति यानी कि 3, पंच यानी कि 5। तो आप देख रहे हैं सभी में सबसे पहले तो हमें संख्याओं का ज्ञान हो रहा है और उसके बाद समूह या समाहार के बारे में पता चल रहा है। तो इस तरह द्विगु समास में आप समझ गए होंगे कि पूर्व पद हमेशा संख्यावाचक होता है और बाकी समूह और समाहार का बोध हमें इससे होता है। तो आपको हमेशा जब भी आपको इस तरह के मैं आपको समास पढ़ाते समय समास के भेदों को बताते वक्त हमेशा एक बात कह रही हूं कि जब भी आपको कोई शब्द दिया जाता है तो आप उसको समास विग्रह करके आप देखिए। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया जाता है कुपुत्र, कुपुत्र, और आपसे पूछा जाता है कि इसमें कौन सा समास है, कुपुत्र इसमें कौन सा समास है। तो आपको यहाँ पर देखना है सबसे पहले कुपुत्र, यानी कि उसके लिए आप करेंगे समास विग्रह। बुरा है जो पुत्र, तो आप ध्यान पूर्वक देखेंगे, आपने सबसे पहले समास का विग्रह किया कुपुत्र, बुरा है जो पुत्र। तो आप इसमें कैसे देखेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पर बाद का पद जो है वो प्रधान हो रहा है। कैसे, पुत्र के बारे में बात हो रही है, यानी कि मेन जो है प्रधान पद जो है वो बाद का पद है। और दूसरा विशेषण या विशेषता बताई गई है। तो पुत्र कैसा है, बुरा है। तो ये किसकी विशेषता थी, कौन से वाले समास की थी कि जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है और विशेषण और विशेष एक दूसरे को माना जाता है एक दूसरे के ऊपर। यस, बिल्कुल सही, कर्मधारय
समास। तो कर्मधारय समास में हमने पढ़ा था कि जो बाद का पद होता है वो प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। तो यहाँ पर पुत्र के बुरा होने के बारे में बताया है, यानी कि एक तरह से ये उसकी विशेषता है कि पुत्र कैसा है, खराब है, बेकार है, कुपुत्र। तो इस तरह आप समास को समझ सकते हैं। और यहाँ यह तो बहुत ही ज्यादा इजी है कि आप पहले पढ़ेंगे, आप देखेंगे शब्द को पढ़ते ही आपको पता चलेगा पंच, सप्त, ती या अष्ट या दो या त्रिफला या त्रिशूल, त्रिभुवन, पंचानन। तो इस तरह के शब्द जहां पर आपको पहले ही किसी संख्या के होने का बोध हो, वहां पर आपको द्विगु समास आप समझ जाएंगे। अगला पढ़ेंगे द्वंद्व समास। नंबर 5 है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, समास के भेदों को पहले भी हम पढ़ चुके हैं और द्वंद्व समास भी बहुत ही ज्यादा इजी है। अगर आप लोगों ने पहले थोड़ा सा भी अगर अपनी कॉपी में पढ़ा होगा, कभी रिवाइज किया होगा, तो द्वंद्व समास में क्या होता है कि हमेशा दोनों पद प्रधान होते हैं। जो यहाँ पर शब्द आपको दिया जाएगा, आप उसको विग्रह करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ पर दोनों पद जो हैं उनकी यहाँ पर प्रधानता है। तो इसकी एक मेन विशेषता है कि दोनों पद प्रधान होते हैं, ये मुख्य विशेषता। उसके बाद दोनों जो हैं वो योजक चिन्हों से जुड़े रहते हैं। दोनों जो पद होते हैं वो योजक चिन्हों से जुड़े रहते हैं। तो इस तरह से लिखेंगे, दोनों पद योजक चिन्हों से, योजक चिन्हों से जुड़े होते हैं। दोनों पद जो हैं वो योजक चिन्हों से जुड़े रहते हैं। अब देखिए, कुछ मैं आपको यहाँ पर शब्द बताऊंगी। देखिए, एक समस्त पद लेंगे, समास विग्रह करके देखेंगे। तो समस्त पद और समास विग्रह। सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोनों पद प्रधान होते हैं, तो मैं यहां पर लिखती हूं माता पिता, भाई बहन, भाई, पाप पुण्य, दिन रात, गुरु शिष्य। देखिए, माता पिता, भाई बहन, पाप पुण्य, दिन रात, गुरु शिष्य। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों पदों में दोनों ही पदों की प्रधानता है। माता पिता, कोई भी पद एक दूसरे से कम नहीं है, दोनों ही प्रधान है। भाई बहन, पाप पुण्य, दिन रात, गुरु शिष्य। तो इस तरह से हम इनका विग्रह करेंगे। माता और पिता, बहन और
भाई। पाप और पुण्य, दिन और रात, गुरु और शिष्य। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि दोनों पद जो हैं वो प्रधान है। और एक चीज मैंने और बताई थी कि दोनों पद जो हैं आपस में योजक चिन्हों द्वारा जुड़े हुए हैं। तो योजक चिन्ह जो है वो दोनों पदों को आपस में जोड़ते हैं, जोड़े रखते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, पाप पुण्य, पाप और पुण्य। तो आप इस तरह के शब्द जहां पर देखेंगे जिसमें आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पर दोनों ही पद प्रधान हैं, तो उसके बाद आप उसको सीधे सबसे पहले उसका समास विग्रह करके देखेंगे और उसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ दोनों पद प्रधान हैं और दोनों पद आपस में योजक चिन्हों द्वारा जुड़े हुए हैं। जैसे पाप पुण्य, तो दोनों की प्रधानता है और दोनों ही योजक चिन्हों से जुड़े हुए हैं। गुरु और शिष्य दोनों की अलग अलग प्रधानता है, अपनी अपनी प्रधानता है और दोनों ही आपस में योजक चिन्हों से जुड़े हुए हैं। तो ये है हमारा द्वंद्व समास, पहले भी पढ़ा हुआ है और आशा करती हूँ कि आज रिवीजन के बाद आपको ये सारी चीजें फिर से अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, आप इनको याद कर पाएंगे। अगला हम पढ़ेंगे अंतिम जो भेद है हमारा समास का, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास ये अंतिम समास का अंतिम भेद है। और यहाँ पर क्या होता है कि समास में दोनों पद गौण होते हैं। हालांकि ये जो दोनों पद होते हैं मिलकर किसी तीसरे के बारे में अर्थ प्रकट करते हैं। यहाँ पर जो दोनों पद होते हैं वो गौण होते हैं और जब भी आप दोनों पदों को साथ में बोलेंगे तो हमेशा ये तीसरे के बारे में यानी कि कुछ तीसरा ही अर्थ यहाँ पर प्रकट होता है। तो इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं पहले लिख लेते हैं कि दोनों पद गौण होते हैं। और दूसरा, दोनों पद दोनों मिलकर तीसरे अर्थ को प्रकट करते हैं। यहाँ पर दोनों ही पद मिलकर तीसरे अर्थ को प्रकट करते हैं, किसी तीसरे ही अर्थ के बारे में बताते हैं। तो कुछ इस तरह के शब्द, पीतांबर, पीले हैं, अंबर जिसके, पीले हैं अंबर जिसके। बिल्कुल इसी तरह का त्रिलोचन, तीन है
लोचन जिसके। विषधर विष को धारण करने वाला। चलिए पहले आप इन 3 एग्जाम्पल्स के बारे में समझ लीजिए। देखिए हमने यहां पर बताया कि दोनों पद गौण हैं, दोनों पद मिलकर तीसरे अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। पीतांबर, त्रिलोचन, विषधर। देखिए पीतांबर पीले हैं अंबर जिसके, यानी कि पीले हैं वस्त्र जिसके। तो पीले वस्त्र कौन पहनता है? पीत वस्त्र कौन पहनता है? श्री कृष्ण। देखिए बिल्कुल अलग ही अर्थ यहां पर निकला है इस समास का। पीले हैं अंबर जिसके, यानी कि पीले हैं वस्त्र जिसके, वो है पीतांबर श्री कृष्ण। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके, लोचन यानी कि नयन। तो 3 नयनों वाले कौन है? त्रिलोचन किसको कहते हैं? भगवान शिव। तो 3 लोचन वाले भगवान शिव हैं। विषधर, विष को धारण करने वाले। इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो विष को धारण करता है? भगवान शिव। तो इस तरह आप यहां पर देख रहे हैं कि दोनों जो पद हैं वो बिल्कुल गौण है और दोनों ही मिलकर किसी तीसरे अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर तीसरा अर्थ प्रकट हो रहा है। पीत है अंबर जिसके, तो श्री कृष्ण की बात की जा रही है। 3 है लोचन जिनके, शिव, भगवान शिव की बात की जा रही है। विष को धारण करने वाले विषधर यानी कि भगवान शिव। ऐसे ही नीलकंठ, यानी कि नीला है कंठ जिनका, तो किसका है नीला कंठ? भगवान शिव का है। महावीर, महान वीर है जो, महावीर कौन है? महावीर, महान वीर है जो। तो महावीर कौन है? हनुमान। और इसकी एक और विशेषता आप बिल्कुल देख सकते हैं यहां पर, जब आप समास विग्रह करेंगे तो इस तरह का यहां पर आपको अर्थ दिखाई देगा, या समास विग्रह करने पर आपको दिखाई देगा कि पीले हैं, 3 हैं विष को, और महान है जो, या और भी बहुत इजी एग्जाम्पल मैंने आपको इससे पहले के जो सेशन थे उसमें मैंने आपको बताए थे। जैसे लंबोदर, यानी कि लंबा है उदर जिनका। कौन है जिनका लंबा उदर है? भगवान गणेश। और इसी तरह से दशानन, 10 है आनन जिसके। कौन है दशानन? रावण। तो है जिसके, है जो, है जिसकी, इस तरह के शब्द जहां पर आते हैं। एग्जाम्पल यहां पर मैं एक आपको और एग्जाम्पल देती हूं। श्वेतांबर, श्वेत है वस्त्र जिसके या जिनके। कौन है श्वेत वस्त्र धारण करने वाली? कौन है? सरस्वती माता। श्वेतांबर। तो यहाँ पर आप जो हमारा अंतिम समास है बहुव्रीहि समास, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ज्यादातर इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। हर समास को समझने के लिए, पढ़ने के लिए आपको उसका समास विग्रह करके आपको सबसे पहले देखना है। और जब समास विग्रह आप करेंगे तो आपको इस तरह का जो अर्थ दिखाई देगा कि है जिसके, है जो,
है जिनके, तो इससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पर बहुब्रीहि समास है, क्योंकि यहाँ पर ना तो समस्त पद की बात हो रही है, ना तो समास विग्रह की बात हो रही है, यहाँ पर तो बिल्कुल एक तीसरा ही अर्थ अलग प्रकट हो रहा है इन शब्दों के द्वारा। देखिए हनुमान जी का यहाँ पर कोई भी शब्द हमने प्रयोग नहीं किया है हनुमान जी के बारे में, लेकिन महावीर, महान वीर है जो, कौन है? हनुमान है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो कोई भी शिव वर्ड हमने भगवान शिव के बारे में कोई बात नहीं की, लेकिन नीला है कंठ जिनका, तो संसार में भगवान शिव के अलावा और कोई नीलकंठ नहीं है। तो इस तरह से बिल्कुल जो अलग ही अर्थ प्रकट करता है वो है हमारा बहुव्रीहि समास। तो बच्चों आज का जो हमारा सेशन था इसमें हमने समास से संबंधित जो भेद हैं इसके सारे पढ़ लिए हैं। बहुत अच्छे से मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और इससे पहले भी हमने ये चैप्टर पढ़ा है, तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को अब ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आपके लिए होमवर्क ये है कि आप इन सभी समास की विशेषताओं को याद करेंगे, और फिर हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम इस पाठ से जुड़े हुई एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास के प्रश्नों को करेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।